गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। रोजाना की तरह आज है 8 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 8 जनवरी की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं और साथ में 5 क्विज भी डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। क्यों न्यूज के अंदर है, क्यों चर्चा के अंदर है? क्योंकि हाल ही में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसके द्वारा इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के सेकंड चरण को योजना है उसको मंजूरी दे दी है। तो किसके लिए? इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन जो सिस्टम्स रहते हैं दो राज्यों के बीच, इंट्रा स्टेट का अर्थ होता है दो राज्यों के बीच में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है उसके सेकंड चरण को अनुमति दी गई है। पहला जो चरण था ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का, जो पहला चरण था वो 8 राज्यों के अंदर गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और अपना राजस्थान भी, इन 8 राज्यों के अंदर पहला चरण सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। और उस चरण के अंदर जो पहला चरण है उसमें टारगेट ये था कि 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा है उसकी जो ग्रिड है उसका एकीकरण किया जाए, इंटीग्रेशन किया जाए और जो बिजली की निकासी वगैरह है उसको ढंग से ऐसे इंटीग्रेट कर दिया जाए अक्षय ऊर्जा के साथ में। रिन्यूएबल जो एनर्जी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा होती है, उसको अक्षय ऊर्जा कहते हैं। और पहले चरण के अंदर टारगेट कितना था? 24 गीगावाट का टारगेट था। और अभी सेकंड चरण को अनुमति दी है और वो कितने राज्यों के अंदर? 7 राज्यों के अंदर। पहला चरण था वो 8 राज्यों के अंदर था, सेकंड चरण है वो 7 राज्यों के अंदर। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। वहाँ पे क्या किया जाएगा? 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा है उस बिजली परियोजनाओं का ग्रिड वगैरह है उसका एकीकरण किया जाएगा, बिजली निकासी वगैरह है उसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। कितने राज्यों के अंदर? 7 राज्यों के अंदर सेकंड चरण के अंदर। और 20 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। ठीक है, और ये 5 साल के अंदर पूरा करना है। 2021-22 से लेके 2025-26 तक इसको पूरा करना है। और इसके अंतर्गत लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास लागत आएगी। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय वित्त सहायता के रूप में इस प्रोजेक्ट के लिए, इस कॉरिडोर के लिए 33% लागत वहन किया जाए। जितनी टोटल प्रोजेक्ट की लागत है उसका 33% हिस्सा है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ और जानते हैं दोस्तों। इसका देखो, ग्रिड जो कॉरिडोर है उसका उद्देश्य क्या है कि जो अपन पारंपरिक तौर पे जो बिजली स्टेशन हैं, अपने पारंपरिक जो बिजली स्टेशन हैं उसके साथ जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनको सौर ऊर्जा के साथ कनेक्ट किया जाए। यानी अपने जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे जो भी बिजली वगैरह अपने को प्राप्त हो रही है उसको पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से जो उत्पादन हो रही बिजली वगैरह है उसकी ट्रांसमिशन जो लाइन्स है उसके साथ कनेक्ट करना है। एक तरह से एकीकरण किया जाए अक्षय ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा को एकीकरण किया जाए ग्रिड के माध्यम से। ये टारगेट रखा गया है इस, ताकि भारत क्या है कि जो टारगेट रखा है भारत ने 2030 तक, भारत ने कितना टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी का? 450 गीगावाट। पहले क्या कि ये टारगेट 175 गीगावाट था जिसको सरकार ने बढ़ा के 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से बिजली वगैरह स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इन ग्रिड के माध्यम से ये लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी रहेगी। ये टारगेट ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है इसका उद्देश्य क्या है कि 20,000 मेगावाट के साथ में बड़े पैमाने पे अक्षय ऊर्जा की स्थापना किया जाए और राज्य स्तर की जो ग्रिड प्रणाली है, अभी जो ट्रांसमिशन जो लाइन है बिजली की, उसमें सुधार किया जाए ताकि क्या है कि जो पारंपरिक ऊर्जा है और अक्षय ऊर्जा दोनों को साथ में ट्रांसमिशन किया जा सके और बिजली की जो डिमांड वगैरह है वो पूर्ति करने में एक तरह से मदद कर सके। अगला दोस्तों, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो चुनावी खर्च है, चुनाव के अंदर जो खर्च करना रहता है उसकी सीमा के अंदर बढ़ोतरी कर दी है। अभी कोविड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है कोविड की वजह से, तो इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा जो क्षेत्र है, यानी कोई एक एमपी होता है उसके उम्मीदवार के रूप में वो 54 लाख रुपए से खर्च बढ़ा के 70 लाख रुपए कर दिया। यानी एक एमपी अपने इलेक्शन के दौरान लोकसभा क्षेत्र में कितना खर्च कर सकता है? 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है। जबकि राज्यों के आधार पे, यानी स्टेट वाइज भी बढ़ाया गया, इसको 70 लाख से बढ़ा के 95 लाख रुपए कर दिए। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा, जो विधानसभा क्षेत्र है, एमएलए वगैरह है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो उसकी जो खर्च सीमा पहले 20 लाख रुपए थी उसको बढ़ा के 28 लाख रुपए कर दिए। ये चीज़ इतना, आप थोड़ा सी जो मेन
कितना पैसे खर्च कर सकता है वो याद रखिए। एक तो जो एमपी होता है वो 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है, एमएलए है वो 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है, ये लिमिट याद रखिए। इसके अलावा ये कहाँ प्रावधान किया गया है, इसके फैक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आरपीआई एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत 77 जो धारा है उसके अंदर ये बोला गया है कि प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन तिथि से लेके जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक किए गए सभी खर्च वगैरह है उसके लिए एक अलग से सही खाता रखना पड़ता है। अभी कोई भी एमपी या एमएलए हो गया, जब से इलेक्शन लड़ता है तिथि वगैरह घोषित हो जाती है, उससे लेके जब तक रिजल्ट नहीं आता उसको उनको एक अलग से खाता खोलना पड़ता है और उस खाते के पूरी डिटेल वगैरह है वो रखनी पड़ती है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, सारा सुरा जो चुनाव प्रचार से लेके जितना खर्च हो रहा है सारा का सारा खाते के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। और जैसे ही चुनाव संपन्न हो गए उसके 30 दिन के भीतर सभी उम्मीदवारों को भारतीय निर्वाचन आयोग के पास में अपना जो खर्च किया गया विवरण है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है आरपीए एक्ट 1951 के अंतर्गत। ये चीज़ याद रखें। यदि मान लो एमपी वगैरह या एमएलए वगैरह है, जो खर्च की सीमा दी गई है यानी 70 लाख की और क्या है कि जो 28 लाख की खर्च की सीमा दी गई है उससे यदि ज़्यादा खर्च कर देते हैं या गलत खाते का कोई गलत विवरण वगैरह दे देते हैं तो उनको आरपीए एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत उनको 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये चीज़ याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आरपीए की धारा 10 के अंतर्गत यदि कोई खाते का गलत विवरण दे दे या जितनी खर्च की सीमा दी गई उससे ज़्यादा खर्च वगैरह कर देता है तो उनको भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है अयोग्य? ईसीआई के द्वारा। ये चीज़ भी याद रखना। हालांकि क्या है कि कुछ पहले क्या है कि राज्य अनुदान की भी बात की गई थी कि कोई भी एमपी वगैरह है, एमएलए वगैरह है, चुनाव के दौरान राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाए, उम्मीदवार का कुछ भी नहीं लगे। और इसके लिए क्या है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति भी गठित की गई थी 1998 के अंदर। इंद्रजीत गुप्ता समिति थी, उसने ये बोला था कि हाँ राज्य अनुदान के तौर पे उम्मीदवार को दे सकता है अपने चुनावी खर्च के रूप में। तो ये इंद्रजीत गुप्ता समिति याद रखना 1998 के अंदर। इसके अलावा हालांकि जो 2000 के अंदर संविधान के कामकाज की जो समीक्षा करने के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग था, आप मेरे को कमेंट के अंदर ये बताना कि ये राष्ट्रीय आयोग किसकी अध्यक्षता के अंदर गठित किया गया था 2000 के अंदर, कि संविधान लागू होने के बाद में जितना भी कामकाज हुआ है उसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। और इसने राज्यों के द्वारा या सरकार के द्वारा चुनाव के दौरान खर्च वगैरह है उसको नकार दिया था। ये जो राज्य अनुदान का जो कॉन्सेप्ट था ना उसको इस आयोग के द्वारा मना कर दिया गया था। अगला दोस्तों उजाला योजना के बारे में बात करते हैं। उजाला योजना क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि इस योजना को 7 साल पूरे हो गए हैं और ये हाल ही के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसकी सफलतापूर्वक 7 साल एलईडी जो लाइट वगैरह है उसकी वितरण और बिक्री के 7 साल पूरे होने पे विद्युत मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उजाला योजना उसका पूरा नाम क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, यानी एलईडी जो बल्ब वगैरह हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करवाने के लिए उजाला योजना शुरू की गई थी। कब? 2015 के अंदर। और जब से ये योजना लागू हुई है उसने देश भर के अंदर लगभग 36.78 करोड़ से अधिक एलईडी के साथ में दुनिया के सबसे बड़े जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम के रूप में ये जाना जाता है। तो इसने लगभग 36 करोड़ एलईडी बल्ब है वो योजना लागू होने के बाद में वितरित कर दिए हैं देश के अंदर। और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है, ये चीज़ भी याद रखना। और एलईडी आधारित ये जो कार्यक्रम है वो एलईडी आधारित घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी जो बल्ब वितरित करने का जो ठेका वगैरह है वो किसको दिया गया है? ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। योजना किसकी है? विद्युत मंत्रालय की। स्कीम उजाला योजना स्कीम है विद्युत मंत्रालय की, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL, इसके द्वारा ये उजाला योजना है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है देश के अंदर। और ये जो लिमिटेड है किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऊर्जा मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है एक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना।
नेक्स्ट दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा 3 देशों के साथ में हाल ही के अंदर समझौते वगैरह किए गए थे। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, जो कुछ एग्जाम वगैरह के अंदर आने के चांस वगैरह रहते हैं। पहला एक तरह से पीआईबी की न्यूज़ है, ठीक है। इसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए हाल ही के अंदर भारत और तुर्कमेनिस्तान, ये मध्य एशिया का देश है, ठीक है, तो भारत और तुर्कमेनिस्तान के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके क्या है कि समझौता हुआ है, तो ये फैक्ट आप याद रखना। इसके अलावा सीमा शुल्क समझौते के रूप में उसमें सहयोग करना और पारस्परिक सहायता के लिए भारत और स्पेन के बीच में समझौता हुआ है। किसके लिए? सीमा शुल्क, जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह रहती है उसको लेके एक समझौता हुआ है स्पेन के साथ। और नेपाल के साथ जो धाराचूला है, धारचूला के अंदर महाकाली नदी पर, ये नेपाल की नदी है, महाकाली नदी पर पुल निर्माण को लेके भारत और नेपाल के बीच में भी समझौता हुआ है, लेकिन आप ऊपर वाले दोनों याद रखना, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। ये टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज़ के अंदर है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? नाम से पता चला। अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत के अंदर, तमिलनाडु के जो पश्चिम घाट है, तो ये पश्चिम घाट के अंदर स्थित है। तमिलनाडु के पश्चिम घाट में अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, ये चीज़ भी याद रखना। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। सेकंड जो साउथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। सेकंड जो चोटी है वो दोदा बेटा नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे स्थित है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसके अंदर लगभग 7 से 8 जो नेशनल पार्क्स हैं या संरक्षित क्षेत्र है वो शामिल है, जिसमें ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये तीनों क्षेत्र के अंदर आता है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों को जोड़ता है, ये चीज़ भी आप याद रखना। और जो टाइगर रिजर्व है ये पश्चिम घाट के अंदर स्थित है, न कि पूर्वी घाट के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु पूरा क्षेत्र अपने को लगता है कि पूर्वी घाट के अंदर पड़ता है, ठीक है। और इस जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर 6 अलग अलग जनजातियों के साथ में लगभग 4600 आदिवासी समुदाय लोग रहते हैं इसके अंदर। इसमें निवास करने वाली जो जातियाँ वगैरह है, कादर, मालासर, मालसर, पुलायर, मदुयर और इरावर, ये 6 जनजातियाँ हैं, आदिवासी समुदाय है, वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर पाई जाती है, ये चीज़ भी याद रखना। लेकिन जो मलाई मालासर है, मलाई मालासर, ये फैक्ट याद रखना, मलाई मालासर एक आदिम समूह है जो केवल अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर ही स्थानिक रूप से निवास करता है, यानी इस टाइगर रिजर्व के बाहर ये आदिवासी समुदाय नहीं पाया जाता। तो ये चीज़ याद रखना, मलाई मालासर। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के द्वारा अपना पहला ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया, कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय। इसमें क्या होगा? भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें वगैरह हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। एक तरह से संग्रहालय है, देश के विभिन्न भागों की जो चट्टान वगैरह है उनको इसमें संग्रहित किया जाएगा, जिनकी उम्र लगभग, यानी ये चट्टानें लगभग 3.3 बिलियन वर्ष से लेके पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष जो पुरानी चट्टान वगैरह है देश के विभिन्न भागों में, तो एक संग्रहालय के तौर पे हैदराबाद के अंदर ओपन किया गया, ये चीज़ भी याद रखना आप। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में चीतों की वापसी के लिए अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि पर्यावरण मंत्री के द्वारा ये बोला गया था कि भारत में चीता जो प्रजाति है उसकी पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की गई है, और जिसके तहत आने वाले 5 सालों के अंदर 50 चीतों को साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, इन 3 देशों से भारत के अंदर आने वाले 5 सालों के अंदर चीतों को लाया जाएगा, ये चीज़ आप याद रखना। ये काम कैसे आगे बढ़ा था? क्योंकि भारत के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी के बाद में भारत की एकमात्र जो मांसाहारी प्रजाति है जो विलुप्त हुई है वो है चीता। चीता क्या है कि भारत से विलुप्त हो चुके थे, और सरकार क्या लगातार कोशिश कर रही थी शुरू से ही कि चीताओं की क्या है कि वापसी किया जाए भारत के अंदर। और लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार क्या है कि प्रेशर वगैरह डाला जा रहा है, और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में लाने का जो प्रस्ताव था वो 7 साल से जो लंबे प्रतिबंध वगैरह सुप्रीम कोर्ट में लगा रखा था वो हटा दिया था। उसके बाद में ये है कि जो वापसी की जो कार्य योजना वगैरह है वो आगे बढ़ चुकी थी।
ये चीज़ भी याद रखना। और इनको कहाँ रखा जाएगा? मध्य प्रदेश के कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश। और ये उपयुक्त एक तरह से हॉटस्पॉट क्षेत्र है जहाँ पे क्या है कि अफ्रीका चीता वगैरह है वो यहाँ पे रखा जाएगा। अब आपको थोड़ा सा अंतर बताता हूँ कि अफ्रीका चीता और एशियाई चीता के अंदर अंतर क्या होता है, जो एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। अफ्रीका जो चीता है वो आयुष्मान की रेड लिस्ट के अंदर वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है, सुभेद श्रेणी के अंदर आता है। जबकि जो एशियाई चीता है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड सिचुएशंस के अंदर आता है, अति संकटग्रस्त। आयुष्मान की रेड लिस्ट में एशियाई चीता अति संकटग्रस्त सूची के अंदर आता है, ये चीज़ भी आप याद रखना। अफ्रीका चीता लगभग अफ्रीका के अंदर लगभग 7,000 के आसपास क्या है कि चीते मौजूद है। तो पॉपुलेशन अभी भी क्या है कि अफ्रीका के अंदर खूब सारी है, तो इसलिए उनको वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है। जबकि जो एशियाई चीता है वो केवल 40-50 ही बचे हैं। इनका बहुत ज़्यादा क्या है कि शिकार वगैरह हो रहा है शौक के तौर पे, और इसलिए केवल एशियाई जो चीता है वो केवल ईरान के अंदर पाए जाते हैं और कहीं पे पाए नहीं जाते, केवल ईरान के अंदर, और उसके 40 से 50 ही बचे हैं अभी। तो ये फैक्ट याद रखना, ईरान के अलावा ये एशियाई चीता कहीं भी नहीं पाए जाते, ठीक है। और अफ्रीका जो चीता है वो आकार के अंदर एशियाई चीता से तुलना के अंदर थोड़ा बड़ा रहता है, आकार के अंदर बड़ा रहता है। ये चीज़ भी याद, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप रेड लिस्ट वगैरह याद रखिए और संख्या वगैरह रख। नेक्स्ट दोस्तों सी ड्रैगन अभ्यास के बारे में बात करते हैं। सी ड्रैगन 22 अभ्यास है। अब हाल ही के अंदर जो पश्चिम प्रशांत महासागर है वहाँ पे चाइना के सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहाँ पे आयोजित हो रहा है। उसमें भारत भी शामिल है। किन किन देशों के साथ में मिलकर ये समुद्री अभ्यास यूएसए के द्वारा किया जा रहा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया की नौसेना के साथ में मिलके ये किया जा रहा है। क्वाड जो कंट्रीज के साथ साथ कौन कौन शामिल है? कनाडा, दक्षिण कोरिया, इन 2 देशों को और भारत ने यूएसए ने शामिल किया है। तो सी ड्रैगन 22 अभ्यास किसका अभ्यास है? अमेरिका का, जिसमें 6 देशों का साथ मिलके ये समुद्री अभ्यास है वो आयोजित हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, CSTO। ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि हाल ही के अंदर कजाकिस्तान है वहाँ पे थोड़ा सा अशांति का माहौल चल रहा है और सरकार के विरुद्ध बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन वगैरह हो रहा है महंगाई को लेके, और उसके चलते कजाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और कजाकिस्तान में बढ़ती अशांति की वजह से ये मास्को के नेतृत्व में, यानी रशिया का जो राजधानी है मास्को, उसके नेतृत्व में ये सैन्य गठबंधन है। कौन सा? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रशिया के लीड में एक सैन्य गठबंधन है और उसने चर्चा में इसलिए क्योंकि कजाकिस्तान में बढ़ती अशांति को शांत करने के लिए इस संगठन के द्वारा सैनिक वगैरह भेजे गए हैं। ये एक यूरेशिया का अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, यानी इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यूरेशिया का, यानी एशिया और यूरोप के दोनों देश इसमें शामिल हैं। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। ये 6 देश इसके अंदर शामिल है। इसका हेडक्वार्टर मास्को के अंदर है। ये चीज़ आप फैक्ट के तौर पे याद रखना, एक सैन्य गठबंधन है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कोपल टॉय क्लस्टर के बारे में बात करते हैं। कोपल टॉय क्लस्टर है वो कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर, और देश में अपनी तरह की एक पहली बुनियादी संरचना है जो मार्च 2022 के अंदर ये संचालित हो जाएगी। कोपल टॉय क्लस्टर यानी जो खिलौना वगैरह है उसको निर्माण करने से लेके उसकी प्रोसेसिंग, उसका एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए क्लस्टर का निर्माण किया गया है। देश के अंदर लगभग 10 से 12 सरकार के द्वारा अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये खिलौनों को लेके क्लस्टर विकसित करने के लिए एक तरह से उसमें पहला कौन सा है? कर्नाटक के अंदर कोपल टॉय क्लस्टर विकसित किया गया है और इसमें 400 एकड़ से अधिक भूमि पे निरपेक्ष, जहाँ पे क्लस्टर के अंदर खिलौना बनाने से लेके पैकेजिंग हो गया, उपकरण बनाने से लेके सारे के सारे एक तरह से संपूर्ण वैल्यू एडिशन चेन वगैरह होगी। एक क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया, ये इतना याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्विज वगैरह देख लेते हैं 5 करंट अफेयर्स के। सबसे पहले हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स रहती है वो ध्वनि की स्पीड रहती है उससे 5 गुना ज़्यादा रहती है। इनकी जो स्पीड रहती है, हाइपरसोनिक का अर्थ ये हो गया कि ध्वनि की तुलना के अंदर 5 गुना ज़्यादा स्पीड वगैरह हो, वो मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल कहती है। और उत्तरी कोरिया के द्वारा हाल ही के अंदर
हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। एक और मिसाइल थी जो हाल ही के अंदर न्यूज के अंदर थी, जिरकोन मिसाइल। जिरकोन जो मिसाइल थी वो रशिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों, अगली न्यूज है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु के अंदर राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर की कंपनी के साथ में समझौता किया है। एलएनजी टर्मिनल यानी लिक्विड नेचुरल गैस, यानी तरल प्राकृतिक गैस है, उसका टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर की कंपनी के साथ में हस्ताक्षर किया है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा सिंगापुर के साथ में मिलकर राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये होगा हैदराबाद के अंदर, जो आपको मैंने बता भी दिया। हैदराबाद के अंदर भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर कितने अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? तो आपको बता देता हूँ 5। और इन सदस्यों का जो चयन है यूएनजी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा हर साल 5 अस्थायी सदस्यों का 2 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखना। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि 2 साल के लिए इनको जो अस्थायी सदस्य कितने 10, उनका 2 साल का कार्यकाल रहता है। और यूएन महासभा के द्वारा हर साल 5 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है। और अल्बानिया पहली बार बना है। अल्बानिया हो गया, घाना हो गया, एशिया की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात है वो बना है। भारत भी 8वीं बार 2021-22 से लेके 2021 से लेके 2023 तक 2 साल के लिए भारत भी क्या कि यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्यों के अंदर भारत भी अभी भी शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही के अंदर खबरों में रही अटल सुरंग किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ये चीज़ याद रखना, अटल सुरंग। तो अटल सुरंग कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लू बुक जो हाल ही के अंदर खबरों के अंदर है, किस सशस्त्र बल समूह का एक मैनुअल है? तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। हाल ही के अंदर जो कंट्रोवर्सी हुई है या एक तरह से ग्लिचेज हुआ था सुरक्षा के अंदर, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के अंदर पंजाब के अंदर, और इसलिए स्पेशल जो प्रोटेक्शन जो ग्रुप है एसपीजी, उसको ब्लू बुक के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ भी याद रखना। पंजाब सरकार के द्वारा भी एक इंक्वायरी के लिए कमेटी बैठाई है, लेकिन जो भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता के अंदर एक 3 सदस्यीय समिति गठित की है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का जांच वगैरह करने के लिए गठित किया गया है। तो आप याद रखना एसपीजी, ब्लू बुक, और हाल ही के अंदर एक कमेटी बैठी है उसका नाम क्या है? अरुण कुमार सक्सेना। ठीक है। नेक्स्ट, इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर्स है वो पूरा होता है। आप सभी का धन्यवाद लगातार सपोर्ट के लिए, और बस चैनल को शेयर कर दिया करो।